हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रचना एक बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। रचना में कोई कमी नहीं थी। एक सुबह रचना सबके लिए खाना बनाती है और अपने जॉब पर जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी रचना की भाभी समीक्षा वहां आती है और रचना से बोलती है, मेरी आँख ही नहीं खुली, तुमने घर का भी सारा काम कर लिया, वो भी इतनी जल्दी। अरे भाभी, मैं सुबह उठती तो हूँ ही ना जॉब पर जाने के लिए, और अगर मैंने खाना बना भी लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तुमने खाना बनाया, ये तो हम सबके लिए ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम खाना जो इतना अच्छा बनाती हो, हर किसी को तुम्हारे हाथ का खाना इतना ज्यादा पसंद है। अगर सबको मेरे हाथ का खाना पसंद है तो इसमें बुरी बात क्या हो गई कि मैंने खाना बना दिया, ये तो अच्छी बात ही है ना। रचना कितनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, ऊपर से अच्छा खाना भी बना लेती है। हर कोई इनकी तारीफ ही करता रहता है। काश कभी मैं भी इनकी तरह बन पाती तो कितना अच्छा होता ना। समीक्षा अनपढ़ होती है, इसीलिए वो अपनी ननद की तरह ही बनना चाहती है। एक शाम रचना का पार्सल आता है और उसकी भाभी वो पढ़ रही होती है। तभी वहां रचना आ जाती है। अरे वाह भाभी, आप पार्सल पढ़ने की कोशिश कर रही हो, वेरी गुड भाभी। हमें ऐसी ही कोशिश करते रहना चाहिए, भले ही कोशिश का रिजल्ट जो कुछ भी हो। क्या रचना, तुम भी ना, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। भाभी, मेरे ये कपड़े कैसे लग रहे हैं, आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। वाह रचना, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता है? मेरा मतलब कि तुम कहीं बाहर जाओ ऐसे कपड़े पहनकर और लोग तुम्हें ही देख रहे हो, तो ऐसा नहीं लगता है क्या? भाभी, लोगों का तो काम ही है बस देखना। जब तक लोग हमें देखेंगे नहीं तब तक ये कैसे पता चलेगा कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और रही बात कपड़ों की, तो मुझे शुरू से ही आदत है ऐसे कपड़ों को पहनने की। मैं तो ऐसे कपड़ों में ही कंफर्टेबल होती हूँ, लेकिन मैं आपकी बात भी समझ रही हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। रचना को देखकर अब समीक्षा भी उसकी तरह बनने लगती है, उसकी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करती है। एक दिन समीक्षा अपनी ननद की तरह तैयार होकर बाहर जा रही होती है। तभी समीक्षा की पड़ोसन वंदना उसे देखती है और जोर जोर से हंसने लगती है। समीक्षा बहू, ये तूने अपना क्या हाल बनाया है। क्या हुआ आंटी जी, मुझे देखकर आप चौंक गई ना? लग रही हूं ना मैं भी अपनी ननद की तरह, हाँ, रचना की तरह। बहू, तू अपनी ननद की तरह नहीं बल्कि कार्टून की तरह लग रही है। अरे, जब तुझे मॉडर्न कपड़े पहनने नहीं आते, संभालने नहीं आते, तो तू क्यों पहन रही है? बिल्कुल जोकर लग रही है तू ये सब पहनकर। सच में? मैं क्या अच्छी नहीं लग रही? बहू, अभी तो बस मुझे ही हंसी आ रही है, लेकिन तूने जैसा खुद को बनाया हुआ है ना, अगर कोई और देखेगा तो उसे भी हंसी आएगी। इसीलिए बोल रही हूँ, दूसरों की नकल उतारना बंद कर दे, वरना ऐसे ही जोकर लगेगी तू। समीक्षा का हर कोई मजाक ही बनाता है, उसे ताने मिलते हैं सुनने को, और इसी वजह से समीक्षा को अपनी ननद से जलन होने लगती है। एक दिन रचना अपने कमरे में नहीं होती है तो समीक्षा उसे पीछे से जाती है और लैपटॉप छुपा देती है। जहां वहां रचना आती है तो उसे अपना लैपटॉप नहीं दिखता और वो परेशान हो जाती है। अरे, अभी तो मेरा लैपटॉप यही था, अब अचानक से कहाँ गया? मुझे तो प्रेजेंटेशन देनी थी, मेरा तो लैपटॉप ही नहीं मिल रहा है। अब मैं क्या करूं, कैसे अब सब संभालूं? रचना का लैपटॉप ही नहीं मिल रहा था और टाइम से प्रेजेंटेशन ना दे पाने के कारण रचना को जॉब से निकाल दिया जाता है। रचना काफ़ी परेशान हो जाती है और नई जगह जॉब की तलाश करने लगती है, लेकिन रचना को कभी भी कोई नई जॉब मिलती। अब मैं क्या करूं? बिना जॉब के मैं कैसे रह सकती हूँ? ऊपर से मुझे घर में भी तो हिस्सा देना होता है। नहीं रचना, तो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। जॉब नहीं है तो मैं किसी पर डिपेंड भी नहीं हो सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचना पड़ेगा, तभी मैं सब कुछ वापस से ठीक कर पाऊंगी। अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है तो मैं अपना बिजनेस भी तो शुरू कर सकती हूँ ना। जब हिम्मत होती है तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब मैं अपना ही काम करूँगी। रचना अब अपना ढाबा खोल लेती है। रचना के ढाबे का खाना हर किसी को बहुत पसंद आ रहा था और दाम भी काफ़ी कम था। एक दिन एक बूढ़ा ढाबे पर आता है और खाना खाने आता है और फिर रचना से बोलता है, बेटी, पहली बार कहीं बाहर का खाना खाने के बाद भी बाहर का नहीं लग रहा है। बहुत ही स्वाद खाना है
और दाम भी गरीब की जेब को दिक्कत नहीं दे रहा। बाबा, मैं खुद भी गरीब ही हूँ और मुझे गरीबों की परेशानी साफ नजर आती है। पैसों की वजह से गरीब अपनी भूख मारता है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए मैंने भी किसी गरीब की भूख मारने के लिए ढाबा नहीं खोला है, बल्कि लोगों का पेट भरे और मैं काम कर सकूं इसीलिए खोला है। रचना अब ढाबे के साथ भी खूब तरक्की करती है, लेकिन रचना को खुश देखकर रचना की भाभी को फिर से परेशानी होने लगती है। मैंने इसका काम छुड़वा दिया तो अब इसने खुद का ही काम शुरू कर दिया। खुद को कुछ ज्यादा ही तेज समझती है और मुझे कुछ ज्यादा ही गंवार समझती है, लेकिन मैं इतनी भी गंवार नहीं हूँ जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई थी। मैं भी उसे इतना परेशान कर दूंगी कि वो कुछ कर ही ना पाए। समीक्षा अब रचना के ढाबे में परेशानी खड़ी करने लगती है। एक बार समीक्षा ढाबे की सारी कुर्सी मेज तोड़ देती है और जब रचना अगली सुबह देखती है तो वो दंग रह जाती है। मुसीबत पर मुसीबत, पहले ही इतनी दिक्कत हो रही है, अब एक और नहीं। रचना मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ती जाती है और उसकी भाभी नई नई मुश्किलें खड़ी करती जाती है। ऐसे ही एक रात सबके सोने के बाद समीक्षा रचना के ढाबे की तरफ बर्तन गायब करने जा रही होती है। अब ना रहेगा बर्तन और ना बनेगा ढाबे में कोई खाना। समीक्षा ढाबे तक पहुंचती उसे पहले ही वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो समीक्षा को पकड़ लेते हैं। गुंडा रचना को फोन करता है और उससे बोलता है, अगर अपनी भाभी सही सलामत चाहिए तो 5 लाख रुपए लेकर पुराने मंदिर के पीछे आ जाना। रचना बिना कुछ सोचे समझे पैसे लेकर चली जाती है और अपनी भाभी को सही सलामत घर लेकर आ जाती है। समीक्षा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी ननद से बोलती है, रचना मुझे माफ कर दो, मैंने अब तक तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाने के लिए एक बार नहीं सोचा। भाभी, आप मेरा परिवार हो और गलती किसी से भी हो सकती है। इसी के साथ आखिर में भाभी को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो अपनी ननद का उसके ढाबे में साथ देती है। सोमनगर कहकर एक गांव था जिसमें मेवालाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी अनुपमा, बूढ़ी माँ कौशल्या और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मेवालाल मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी बीवी अनुपमा काफी अच्छा गाती थी। उसे हमेशा से एक गायिका बनना था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। गांव में एक दिन एक गाने की प्रतियोगिता होती है माता के जगराते में, और उसमें गाकर अनुपमा 50,000 रुपयों का इनाम और उपहार के तौर पर एक फ्रिज जीत जाती है। वाह, क्या कमाल गाती हो आप अनुपमा जी। वाकई में साक्षात माँ सरस्वती विराजती हैं आपके गले में, यकीन मानिए। और अब तो इस फ्रिज की मालकिन आप बन गई हो। ले जाइए इसे अपने घर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जज सर। अनुपमा उस फ्रिज को अपने घर ले आती है और इस तरह एक गरीब घर में फ्रिज का गृह प्रवेश होता है। अरे वाह वाह अनुपमा बहुरिया, ये तो तूने कमाल ही कर दिया, वरना हम गरीब लोगन का जीवन माँ ये फ्रिज कहाँ से आ पाता। तू तो सच माँ इस घर की लक्ष्मी ही है। तुझ पे माता रानी आपन कृपा बरसाए रहे। एक ठो फ्रिज लाया है बहुरिया ने, पहले ही की पूजा कर लेते हैं। का बबुआ, सही कहल रही ना? हाँ अम्मा, जाओ जाकर पूजा की थाली लाओ। अरे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता पधारी है। ए मुन्ना, शंख तू फूक। कौशल्या आरती की थाली लाती है और फ्रिज पर कुमकुम से तिलक लगाती है और उसे हार चढ़ाया जाता है और उसकी आरती भी उतारी जाती है। फिर मुन्ना शंखनाद बजाकर नारियल फोड़ता है और मेवालाल फ्रिज को घर में एक कोने में रखता है। ये हो गया फ्रिज स्थापित। जय हो फ्रिज की। अनु, तुमने हमें हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशी दी है। हम हमेशा से तुम्हारी गायकी के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी गायकी के कारण आज इस गरीब के घर फ्रिज आ गया। अब बस भी कीजिए, कितनी तारीफों के पुल बांधेंगे आप लोग। चलिए मैं रसोई में जाकर देसी घी का हलवा बनाती हूँ। अब घर में फ्रिज आया है तो सबका मुंह मीठा होना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहुरिया, जा जा, एकदम मस्त और मजेदार हलवा बना और सबसे पहले उसका भगवान जी के सामने भोग प्रसाद के तौर पे रख दे, ठीक बा? ठीक है अम्मा जी। अनुपमा सबके लिए देसी घी का हलवा बनाती है और फिर सब मजे से उसे खाते हैं।
उसके बाद सब आपस में बात करते हैं। अरे बबुआ, ये फ्रिज तो अब घर में आई गवा है, लेकिन इका इस्तेमाल कैसे करत है? कौनो खबर है कि नहीं? कारे अनुपमा बहुरिया? नहीं अम्मा जी, मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ना तो कभी देखा ना इस्तेमाल किया। अरे हमें भी नहीं पता अम्मा कि इस फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस इस प्लग को लगाना है और चालू हो जाएगा, इतना पता है। तो फिर बापू लगा दो ना प्लग। हाँ बबुआ, वही कर, ये प्लग को घुसाई दे। मेवालाल फ्रिज के प्लग को स्विच बोर्ड में लगाता है और फिर फ्रिज की बत्ती जलती है और उसमें से ठंडी बर्फीली हवा आने लगती है। चारों लोग चकित हो जाते हैं और उस फ्रिज के सामने जाकर बैठ जाते हैं और हवा खाने लगते हैं। ए बबुआ, ऐसा लागत है कि हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर खड़े हैं और ये बर्फीली हवा का आनंद उठा रहे हैं। मजा आ ही गया। इतनी तपती भयंकर गर्मी में ये फ्रिज किसी देवता से कम नहीं है। हाँ मुन्ना बिटवा, एकदम सही बोल रहे हो तुम। जाओ जाकर वो हमारा टूटा हुआ कैमरा तो लाओ जरा, एक ठो सेल्फी लेते हैं। हाँ मुन्ना, जाओ जल्दी जाओ, वो मेले से लाई थी ना अटैची, उसमें है। हाँ माई बाबू, अभी लाया। मुन्ना कैमरा लाता है और पूरा परिवार एक सेल्फी खींचता है और फिर, बबुआ तेरा ये कैमरा तो निहायती बाबा आदम के जमाने वाला है, लेकिन इमा जौन फोटो आवत है ना, वो एकदम लल्लन टाप लागत है। जी अम्मा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, वैसे भी इतनी तेज गर्म होती है रात भर, तो क्यों ना हम इस फ्रिज के दरवाजे को ही खुला रख दें, ताकि ठंडी हवा ही चलती रहेगी। क्यों अनु? हाँ मुन्ना के बापू, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। मेवालाल रात भर फ्रिज के दरवाजे को खुला ही रखता है और पूरा परिवार फ्रिज की ठंडी हवा खाते हुए सोता है। अगली सुबह, बहुत बढ़िया नींद आई, मजा आएगा वाह। हाँ, मानो सदियों बाद सोए हो, वरना गर्मी में तो बस रात में 100 बार करवटें बदलते रहते हैं। सही कह रही हो। चलो हमारा नाश्ता तैयार कर दो, आज मूली के पराठे दे दो। जी मुन्ना के बापू। अनुपमा मेवालाल को नाश्ता देती है और फिर नाश्ते के बाद मुन्ना रोते हुए आता है और बोलता है, अम्मा, माई, बापू, ये देखो ना, मेरी अलमारी में मेरे कपड़ों को चूहे ने काट दिया। अलमारी में कपड़े रखने ही नहीं चाहिए। अरे अरे, एक काम कर बिटवा, तू अपने सारे कपड़े हमारी अलमारी में रख दे। अरे नाही नाही, उन सब की कौनो जरूरत नहीं है। ए मुन्ना, जाकर अपना कपड़ों का पूरा जो बांध के रखे हो उला फ्रिज में घुसेड़ दे। हाँ अम्मा, ये तो एकदम मस्त सुझाव है। ये फ्रिज भी तो एक अलमारी की तरह ही है। मैं यही करता हूँ जो आपने कहा। मुन्ना अपने सारे कपड़े लाकर फ्रिज में भर देता है। बेचारे गरीब परिवार को ये समझ ही नहीं आता कि फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर 2 दिन बाद शहर से मेवालाल का चचेरा भाई अर्जुन आता है। अर्जुन घर में फ्रिज को उस तरह देख एकदम से चौंक जाता है और हंस पड़ता है। कारे अर्जुन बेटवा, काहे हंसत है? हाँ अर्जुन, तुम हंस क्यों रहे हो इस फ्रिज को देखकर? ओह गॉड, मेवालाल ये तुमने क्या कर दिया? अरे फ्रिज को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। मतलब? अरे अनुपमा भाभी, ये देखिए, हम आपको YouTube पे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सब बताया है कि कैसे एक फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं और आखिर एक फ्रिज क्या होता है, उसकी सरल सही परिभाषा क्या है। अर्जुन उन सबको YouTube वीडियो दिखाता है और फिर सभी की अकल ठिकाने आती है और उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी ऊट पटांग हरकत कर दी है। अरे दादा, ये हमने क्या कर दिया? हम तो ईगा अलमारी समझ बैठे, पर ई तो कुछ और ही निकला। चलो अच्छा ही हुआ जो हमें देर होने से पहले सब पता चल गया। धन्यवाद अर्जुन भाई साहब, आपके कारण हमें ये सब पता चला। अगर आप काम के सिलसिले में गांव में नहीं आते तो बगैर कुछ जाने इस फ्रिज को 1 हफ्ते में ही बिगाड़ कर रख देते हम।
नहीं, लेकिन अब हम इसे सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। मेवालाल और पूरे परिवार को अब फ्रिज इस्तेमाल करना आ जाता है और फिर उसमें दूध, दही, मक्खन को रखकर वो घर में एक छोटा सा दुग्धालय भी खोलते हैं और वो फ्रिज उनके बहुत काम आता है और शुभ साबित होकर उन्हें खूब तरक्की दिलाता है। एक गांव में नंदकिशोर नामक एक गरीब आदमी अपनी बेटी विद्या संग रहता है। कई सालों पहले नंदकिशोर की बीवी का देहांत हो गया। उसके बाद से नंदकिशोर ने विद्या को अकेले ही संभाला। विद्या कॉलेज में पढ़ती है, वहीं नंदकिशोर हाथ गाड़ी चलाता है और उसी के जरिए पैसे कमाता और अपने जवान बेटी का पेट पालता है। बस बस, यही रोक दो नंदकिशोर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद भाई साहब। तुम सच में एक बहुत ही अच्छी और एक नेक इंसान हो नंदकिशोर। तुम्हारी हाथ गाड़ी पर सवारी करके काफी अच्छा लगा और ढेरों बातें भी हुई। मिलेंगे फिर कभी। हाँ, जी जी जरूर भाई साहब, बिल्कुल मिलेंगे। उस दिन नंदकिशोर काफी थक चुका था क्योंकि उसने रोज के मुताबिक उस दिन कुछ ज्यादा ही सवारी कर ली थी। इसीलिए शाम के 5 बजते ही वो जंगल में आधे रास्ते तक चलकर ही हाथ गाड़ी रोक लेता है और एक पेड़ की छाया में आराम करता है। लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक शेर आता है और उस शेर की दहाड़ से नंदकिशोर की आंख खुल जाती है और लपक कर उठकर वो बैठ जाता है। शेर, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वो शेर नंदकिशोर पर हमला करता है और वहीं नंदकिशोर की मौत हो जाती है, जिसके बाद विद्या बहुत अकेली पड़ जाती है। ये क्या हो गया? पहले ही मेरे पास मेरी माँ नहीं थी, अब मेरे बाबूजी भी मुझसे दूर चले गए। मैं तो अनाथ हो गई। कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे मुझे। विद्या रो रही होती है, तभी वहां पर उसका घर मालिक आकर विद्या को घर खाली करने को कहता है। विद्या के पास तो कुछ पैसे भी नहीं होते हैं, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी घर खाली ही करना पड़ता है। उसके बाद उसकी पड़ोसन रोमिला और उसकी बेटी सोनी दोनों विद्या को अपने घर में ले लेते हैं। विद्या, तुम्हें उदास या दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ विद्या, तुम ये तो बिल्कुल भी मत समझना कि तुम अनाथ हो, क्योंकि माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। आखिर तुम पड़ोसी थोड़ी हो, तुम तो हमारी अपनी ही हो। धन्यवाद रोमिला काकी। धन्यवाद सोनी। बाद में जब खाना बनाने का समय आता है, तभी रोमिला और सोनी नाटक करने लगते हैं। अरे मेरी कमर, आजकल तो कुछ ज्यादा ही दर्द कर रही है मेरी कमर, न जाने क्या हुआ है। अब खाना कौन बनाएगा माँ? घर के सारे काम कौन करेगा माँ? डॉक्टर ने तो मुझे ये सब करने से मना किया है ना, मेरे पीठ का दर्द है ना, उसी वजह से। राम जाने बेटी। ओह, आप दोनों चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं खाना बना देती हूँ और बाकी के सारे काम भी मैं ही कर देती हूँ। नहीं विद्या बेटी, तुम मत करो, अच्छा नहीं लगता। अरे रोमिला काकी, आप मुझे अपनी बेटी मानती हो ना, और सोनी अपनी बड़ी बहन, तो अपनों की मदद करने में कैसे दिक्कत। विद्या उस दिन बढ़िया से खाना बनाती है और साथ ही घर के बाकी सारे काम भी करती है। लेकिन उस दिन से अब वो रोज ही सारे काम करने लगती हैं और रोमिला और सोनी दोनों आराम फरमाने लगती हैं। माँ, अच्छा हुआ इस विद्या के बाप को चल बसा और इसे घर खाली करना पड़ा। हमें एक अच्छी खासी मुफ्त में काम करने वाली नौकरानी तो मिल गई। क्या कमाल का खाना बनाती है ना ये। हाँ सोनी बेटी, वो बात तो है। चल अब शांत बैठ, अगर वो सुन लेगी ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक दिन विद्या जब गांव में एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है, तब वो उसमें जीत जाती है और उसे 2 लाख रुपए इनाम के तौर पर मिलते हैं, जिसमें से 50,000 रुपए वो रोमिला और सोनी को देते हुए कहती है। रोमिला काकी, सोनी, आप दोनों ने मुझे रहने को छत दी, मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया, इन सब के लिए दिल से धन्यवाद। मैं अब कंपटीशन में जीते हुए बाकी पैसों से अपना एक ढाबा खोलूंगी और वहाँ खाना बनाकर बेचूंगी और अकेली ही रहूंगी। क्या? लेकिन बेटी, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? तुम ढाबा चलाते हुए भी यहाँ रह सकती हो, कोई मनाही थोड़े न की है हमने। हाँ विद्या। नहीं नहीं,
मुझे अब अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, पैसे जुटाकर एक घर खरीदना है। अब अपने सपनों को पूरा करना है मुझे, और इसके लिए मुझे किसी और का सहारा नहीं चाहिए। मैं आपसे मिलने आया करूँगी काकी। विद्या इतना कहकर अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। रोमिला और सोनी उसे रोक भी नहीं पाते। विद्या अब किराए के घर में रहने लगती है और वो बाजार में अपना एक छोटा सा ढाबा भी खोलती है, जहाँ पर दिन रात खाना बनाकर वो बेचा करती। वाह वाह वाह, इतना लाजवाब और बेहतरीन खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया भाई। आहा, मुझे थोड़ी और ये ग्रेवी दे दो और एक और रोटी दे दो। ये बटर वाली रोटी काफी स्वादिष्ट है बाई गॉड। वाकई में मानना पड़ेगा, गांव में इतने सारे ढाबे हैं, लेकिन विद्या तुम्हारे ढाबे की बात ही कुछ और है। यहाँ के खाने का स्वाद ही एकदम अनोखा और मजेदार है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या अपने ढाबे के जरिए अब खूब तरक्की करने लगती है और कुछ ही दिनों में उसका छोटा सा ढाबा गांव भर में तेजी से मशहूर हो जाता है। वो अब कॉलेज की पढ़ाई भी अच्छे से कर रही होती है। ये सब देखकर रोमिला और सोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों विद्या से काफी जलने लगते हैं। हमें ये 50,000 थमा गई और खुद रोजाना हजारों रुपए कमा रही है। नहीं, ऐसा मैं तो नहीं होने दूंगी। विद्या ने हमारे साथ गलत किया है, उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे माँ? उस अनाथ विद्या का ढाबा तो पूरे गांव में प्रसिद्ध हो रहा है। उस ढाबे पर ही वार करेंगे अब हम। एक वो ढाबा ही है जिसके बलबूते विद्या अपना घर चला रही है। कॉलेज की फीस भी जो है वो भर पा रही है और बाकी के खर्चे पूरे कर पा रही है। लेकिन जब वो ढाबा ही नहीं रहेगा तब वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद विद्या खुद ना चाहते हुए भी वो ढाबा बंद करेगी और वो गांव वाले जो उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं वो ही इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ठीक है माँ, जो भी होगा उसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब तो हम उस विद्या को बर्बाद करके ही रहेंगे। रोमिला रात को चुपके से विद्या के ढाबे में जाती है और सारा खाना बनाने की सामग्री में जहरीला पाउडर मिला देती है। अब जब गांव वाले जहरीली सामग्री से बना जहरीला खाना खाएंगे तब उनकी मौत हो जाएगी और फिर मिलेगी विद्या को सजा। लेकिन इस दौरान वहां घर के बाहर सोनी को कुछ गुंडे छेड़ने लगते हैं और वो काफी डर जाती है। छोड़ो छोड़ो मुझे। आज तो तुझे हम अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अरे छमक छल्लो, और ज्यादा चिल्ला मत वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तभी वहां ढाबे से लौट रही विद्या ये सब देख लेती है और वो फौरन पत्थर उठाकर गुंडों को मारती है और वो गुंडे घायल हो जाते हैं। जिसके बाद विद्या वहां पुलिस बुलाती है और पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उतने में रोमिला भी वहां आ जाती है और जब उसे ये पता चलता है कि विद्या ने सोनी की जान बचाई है तभी रोमिला और सोनी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दे विद्या बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। मैं अभी अभी तेरे ढाबे की सारी सामग्री में जहरीला पाउडर मिला कर आई हूँ और तूने यहाँ पर मेरी बेटी की जान बचाई। मुझे माफ कर दो विद्या, हमने हमेशा तुम्हारा बुरा ही चाहा, लेकिन आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हमें प्रायश्चित करने का मौका दे दो, हमें माफ कर दो। आप दोनों ने जो किया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए हैं। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये अच्छी बात है, पर आइंदा से आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी काकी हैं। विद्या उन दोनों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों सुधर जाती हैं और विद्या संग अच्छे से पेश आती हैं और साथ ही विद्या अगली सुबह सामग्री को अच्छी सामग्री से बदल देती है और ढाबे के जरिए खूब ज्यादा तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।